स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले बुलेटिन में एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे बेटियों पर आफत भारी की। खबर नंबर 2 होगी प्यार, शादी और मर्डर की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे अब सड़क पर होगा संग्राम। खबर नंबर 4 होगी मंदिर हटाने पर बवाल की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे लेक सिटी में आईटी की रेड की। खबर नंबर 6 होगी शराब पार्टी पर चले चाबुक की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर बेटी ने बढ़ाया मान। कैसे मान बढ़ाया ये भी आपको बताएंगे। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर 40 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात सामने आई। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। 2 बदमाशों ने अंजलि को गोली मार डाली। अंजलि के पति के भाई पर यह आरोप लगे हैं, दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से यह गोली मारी गई है। पहले भी अंजलि के पति का अपहरण हो चुका था। राजधानी में 40 घंटे में यह दूसरी बड़ी वारदात है। और इस वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की कार्यशैली पर। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं रह गया है? राजधानी जयपुर में सरेआम फायरिंग। मुरलीपुरा इलाके में महिला को मारी गोली। दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से मारी गोली। सुबह 10:30 बजे कंट्रोल रूम में फायरिंग की सूचना मिली। तुरंत जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो यह पता चला है कि एक महिला जिसका नाम अंजलि वर्मा है, उसके ऊपर 2 लोग एक्टिवा स्कूटी जो होती है उसके ऊपर सवार होकर आए और एक आदमी ने उनके ऊपर फायर किया। उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। अभी वो SMS अस्पताल में भर्ती है और स्टेबल कंडीशन में है। जख्मी महिला के पति ने भाई पर लगाए आरोप। से उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने लव मैरिज करी थी। हाँ, पहले से हमें परेशान कर रहे हैं। हमें पहले से मुकदमा चल रहा है हमारा सदर थाने में, और एक हमारा गांधीनगर थाने में भी चल रहा है मुकदमा गाड़ी का। जयपुर की कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 2 दिन पहले सोमवार को जहां पूर्व मंत्री की बेटी का सरेआम अपहरण कर लिया गया था, तो वहीं बुधवार को मुरलीपुरा इलाके में बदमाशों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। अंजलि नाम की यह महिला घर से काम पर निकली थी और स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने इस पर पीछे से फायर कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 26 साल की अंजलि मियां को मुरलीपुरा में गोली मारी गई। अंजलि मुरलीपुरा में अपने घर से काम पर जा रही थी। रास्ते में ही स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद अंजलि कराहते हुए जमीन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने ही सबसे पहले अंजलि की मदद की। जख्मी अंजलि को सबसे पहले कामटिया अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अंजलि को SMS रेफर किया गया। अंजलि उज्जैनिया इस वक्त SMS अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उसके इलाज में लगे हैं। सर जी से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की टीम है पूरी आ रही है। उनके सीनियर डॉक्टरों ने देख लिया, लेकिन वो पूरी टीम के साथ अभी एग्जामिन करेंगे। अभी हमने प्राइमरी लेवल पर उसको ICU में भर्ती किया। SMS अस्पताल में अंजलि का इलाज तो चल रहा है, लेकिन इस फायरिंग को लेकर जो जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि अंजलि ने एक मुस्लिम लड़के अब्दुल लतीफ से शादी की है। अब्दुल लतीफ के भाई इस शादी से नाराज थे और परेशान करते रहते थे। भाई के परेशान करने की वजह से ही अब्दुल और अंजलि अलग रहते थे। अब्दुल लतीफ ने इस हमले को लेकर अपने भाई पर आरोप लगाए हैं। अपहरण का केस चल रहा है उनके ऊपर। पिछले साल के 2021 दिसंबर में वो अपहरण का केस उनके ऊपर लगा हुआ है। अभी कब की थी आपने शादी? कब अंजलि साहब की कब मुलाकात हुई? पूरा आप बताना चाहें आप। 27 जुलाई को 2021 में हमारी शादी हुई। हम स्कूल कॉलेज लाइफ में सब साथ थे। 4-5 साल का हमारे रिलेशन था, फिर हमने शादी की। तो अब उन पर शक है आपको? हाँ, मेरा शक। अंजलि को गोली लगने की खबर मिलने के बाद उसके पति अब्दुल के साथ साथ उसकी मां भी अस्पताल पहुंच गई थी। अंजलि की मां का कहना है कि अंजलि अपने पति के साथ बेहद खुश थी और उसे गोली मारने वाले बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अंजलि को स्कूटी से आए जिन लोगों ने गोली मारी उसकी CCTV तस्वीरें मिल गई हैं। साथ ही अब्दुल लतीफ के बयानों से आरोपियों का सुराग भी मिल रहा है। लिहाजा पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है।
सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं अब तक जो बाकी हम लोग और डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं कि एक एक्टिवा के ऊपर 2 लड़के जो आए हैं वो एक्टिवा पे लड़के आते हुए हम पहचान कर पाए। अपने बयानों में बताया, उसने कहा है कि पीछा करते हुए आए थे और बाकी जो है वो जैसे हम अनुसंधान करेंगे और डिटेल्स अनरिवील होंगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूरा घटनाक्रम कारित किया गया। पुलिस का दावा है कि अंजलि को गोली मारने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या जयपुर में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे सरेआम किसी को भी गोली मार देते हैं और किसी को भी बीच सड़क से उठा ले जाते हैं। सौरभ गृहस्थी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें, जयपुर में अंजलि को गोली मारने के मामले में इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ट्रॉमा सेंटर में अंजलि का ऑपरेशन कर लिया गया है। ऑपरेशन में अंजलि की पीठ से बुलेट निकाली गई है। सर्जरी के दौरान टांके लगाकर उस जहां पर रक्त का स्राव हो रहा था उसे बंद कर दिया गया है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। सौरभ, सबसे पहले अंजलि के हेल्थ को लेकर अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि का कुछ देर पहले ही ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है और एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ऑपरेशन के जरिए जो अंजलि की पीठ में गोली लगी थी उस गोली को जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन अंजलि जब गोली लगी उसके बाद अंजलि के स्टमक में भी एक बड़ा छेद हो गया था, जिसे सर्जरी के बाद जो है वो टांके लगाकर बंद जो है वो कर दिया गया है। और अब डॉक्टर्स का यह कहना है कि अंजलि की स्थिति अभी स्टेबल है। अगले 4 से 5 घंटे लगातार मॉनिटरिंग जो है वो अंजलि की जाएगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब अंजलि खतरे से बाहर है या नहीं। लेकिन चूंकि गोली लगी है और उसके बाद इन्फेक्शन एक बड़ा खतरा जो है वो बना रहता है, इस लिहाज से लगातार डॉक्टर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो आईसीयू है वहां पर जो है वो लगातार उसका इलाज जो है वो जारी है। कर रहे हैं, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। वहीं खबर किसावत की बेटी के अपहरण मामले की। जयपुर में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किसावत की बेटी के अपहरण के मामले को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब इस मामले में नया एंगल सामने आया है, जहां गोपाल किसावत की ओर से जिस ज्ञान सिंह को आरोपी बनाया गया है उसने बताया कि पिछले दिनों उनसे हुए झगड़े के बाद गोपाल किसावत पर धारा 307 के तहत मुकदमा चल रहा है। इसीलिए वे मामले में समझौते का दबाव डालने के लिए ये खेल रच रहे हैं। तो किडनैपिंग मामले में अब एक नया एंगल देखने को मिला है। तो अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में आज एक नवविवाहित जोड़े के बीच हुए झगड़े में पति ने पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर पुष्कर के आगे फेंक दिया। मृतका के पड़ोसियों ने शव को बोरे में देखकर इसकी सूचना स्थानीय पार्षद को दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बताए हुए आधार पर आरोपी की तलाश ली और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर उसे हिरासत में लेकर शव की तलाश की। वहीं पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मम्मी लगता है बोरी में कुछ ये लेके जा रहा है। तो मैंने क्या लेके जा रहा है, बोली लग रही लाश है, लाश है। तो मैंने पागल हो गई क्या, ऐसे इतने में क्या कर दिया इसने जो तू लाश बोल रही है। बोले नहीं मम्मी आप बाहर मत निकलो। मेरे को मेरी बहू बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। फिर मैं इनको कन्या का देने गई ना, तो मैंने देखा कि ये बोरी में डाल रहा था और बोरी में से वो लड़की नीचे गिर गई बाहर। पूरी बाहर नहीं निकली, उसके बाल और गर्दन बाहर आ गई। फिर इसने ऐसे पकड़ के अंदर इसको फिर बंद कर दिया। गाड़ी में ना एक्टिवा पे था। फिर है ना उसने ऊपर से बोरी ढक दी इसको, फिर बोरी लेके भाग के निकला। और ये जो मुलजिम है इसकी 10 दिन पहले यहाँ ये पास ही मंदिर है झूलेलाल मंदिर, इसमें शादी हुई थी। और झूलेलाल मंदिर में शादी हुई थी। लड़की क्रिश्चियन है और लड़का सिंधी कम्युनिटी से है। और पता नहीं इनका कल क्या हुआ, आस पड़ोस तो बता रहे हैं अभी कल झगड़ा हुआ है।
तो इन्होंने एक जने ने कल आज सुबह क्या देखा भी एक वो बोरा खींच के लाश को बोरे में एक्टिवा पे रख के लेके जा रहा है। तो मेरे को सूचना दी, मैं तुरंत आया हरकत में, मैं सीधा थाने गया, थाने से तुरंत पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई। अभिजीत दवे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, आखिर ऐसा क्या हो गया जो पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? क्या कुछ वारदात कबूल किया उसने? देखिए, सनसनीखेज हत्याकांड में अब से कुछ देर पहले किशनगंज थाना पुलिस ने जो है आरोपी को औपचारिक रूप से अरेस्ट कर लिया है और मीडिया के सामने उसको पेश किया है। जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें आरोपी पति जो है मुकेश, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसी ने आज सुबह कहासुनी के बाद अपनी पत्नी के गले पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को बोरे में बांधकर एक्टिवा गाड़ी के सहारे वो पुष्कर के पास जंगलों में फेंक दिया था। जो कारण प्राइमा फेसी निकल के सामने आया वो यही बता रहा है आरोपी के हवाले से कि वो गुस्से में था और ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जो मृतका के परिजन है उन्होंने जो शिकायत पुलिस को दी है, शादी जो है पिछले महीने 29 अक्टूबर को ही हुई थी, यानी कि शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। और दोनों के बीच में जो मृतका के परिजन है उनका ये आरोप है कि जो आरोपी पति है मुकेश, वो शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए जो है प्रताड़ित करता था और आज भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने जो मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया और फिलहाल जो मृतका का शव है जो पुष्कर के जंगलों में फेंकने का दावा आरोपी ने किया है, तो पुलिस की टीमें जो हैं वो अब आरोपी के साथ उसकी निशानदेही के आधार पर उस शव को बरामद करने के प्रयास में जुटी है और उसके बाद और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सामने आ पाएगा कि आखिरकार कॉज ऑफ डेथ क्या रही है। जो आरोपी ने कबूला है उसके मुताबिक उसने पहले गले पे हमला किया और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड में जो पड़ोसियों की भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण रही, जिसके आधार पर जो है आरोपी समय रहते पुलिस के चंगुल में आ गया और इस पूरे घटना का खुलासा वो आरोपियों ने जो है माफ कीजिएगा पड़ोसियों ने, जो पड़ोसियों को जब आरोपी शव को बोरे में बांध कर ले जा रहा था उसी समय जो पड़ोसी है उन्होंने इस घटना को देख लिया था और एक्टिवा से जब वो बोरा नीचे गिरा था तो उसका मुंह खुल गया था और मृतका का चेहरा जो है वो बाहर निकल गया था, जिसके आधार पर इस पूरे वारदात का खुलासा हुआ था और तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को डिटेन कर लिया गया था। दिन भर चली कड़ी पूछताछ के बाद शाम को आरोपी टूट गया और उसने इकबालिया जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। पुलिस जो है मृतका के शव की तलाश कर रही है आरोपी की निशानदेही के आधार पर, जिस पर कल मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल मृतका के परिजनों के शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल अभिजीत, और पड़ोसियों की जो भूमिका थी वो भी काफी अहम रही इस पूरे मामले में। क्या कहना है पड़ोसियों का? क्या आए दिन यहाँ पर झगड़े हो रहे थे? क्योंकि जो मृतका के परिजन है वो ये कह रहे हैं कि दहेज को लेकर भी परेशान किया जा रहा था। देखिए प्रियंका, दो बातें इसमें निकल के सही, इसमें कोई दो राय नहीं कि पड़ोसियों ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई और तत्काल वारदात को रोकना उनके बस में नहीं था, लेकिन वारदात के बाद आरोपी पुलिस के चंगुल से बाहर न हो जाए उसको उन्होंने सुनिश्चित किया। लेकिन जो परिजनों ने, मृतका के परिजनों ने जो दहेज प्रताड़ना की शिकायत दी है उसमें निकल के तथ्य ये आया है कि जो आरोपी पति है वो जाति से सिंधी है और मृतका जो है वो जाति से क्रिश्चियन है और इन दोनों का जो है वो प्रेम विवाह नहीं हुआ था। किसी तीसरे आदमी की मध्यस्थता के बाद पिछले महीने की 29 अक्टूबर को ही झूलेलाल मंदिर में, जो इनके द्वारका नगर जहां पर इनका मकान है उसके पास में झूलेलाल मंदिर है, वहां इनकी शादी हुई थी। तो थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस के बाद ये शादी हुई थी और दोनों जो है वर और वधू दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते। बिल्कुल अभिजीत, शादी हुई थी और उसके बाद से कहासुनी मारपीट भी शुरू हो गई और आज तो इतना गुस्सा आ गया कि उसने मौत के घाट उतार दिया अपनी पत्नी को। अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी तक जो उन्होंने बताया वो तो एक्चुअल बॉडी मिलेगा तब पता चलेगा और चोट के निशान और जो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बताया, इसने बताया, जो मुलजिम ने, वो ये बताया कि पहले तो स्लिट कट थ्रोट पे और उसके बाद स्टैबिंग। कहाँ पे घटना हुई? ये इनका जो घर है द्वारका नगर में, वहीं पे घटना को अंजाम दिया। हथियार बरामद कर लिए? अभी वो सब हम मुलजिम हमारे डिटेंशन में है और उसको लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें बरामद। प्रोफाइल क्या है मुकेश की? मुकेश कोई ठेला लगाता है कपड़े का, सिंधी है जाति से, उम्र 36 साल अभी तक हमें बताइए। दहेज प्रताड़ना के मामला है और भी कोई इसमें? अभी तक तो दहेज प्रताड़ना का ही सामने आ रहा है। कोटा से खबर है जहां पर पटवारी की गिरफ्तारी की गई है। कोटा एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रामगंज मंडी में पटवारी और दलाल को गिरफ्तार किया गया है।
9,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई है। भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत ली जा रही थी और इसी दौरान एसीबी ने मौके पर पहुंचकर रिश्वतखोरों को रंगे हाथों धर दबोचा। कोटा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पटवारी और दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। दोनों की फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है और लगातार जांच जारी है। और खबर जोधपुर से है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर धू कर जल उठा। विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भदवासिया पेट्रोल पंप के पास की घटना आपको बता रहे हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। विद्युत सप्लाई बंद करवा दी गई है। ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो दमकल की टीम समय रहते मौके पर पहुंची और फिलहाल आपको बता दें, राहत की खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। भदवासिया पेट्रोल पंप के पास की घटना आपको बता रहे हैं। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, क्योंकि पास में ही पेट्रोल पंप भी था और ऐसे में सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान की सड़कों पर कदम ताल करते हुए नजर आएगी। एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राज्य से गुजरेगी, तो वहीं बीजेपी ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली कर चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली है। रैली के जरिए बीजेपी सरकार की विफलताओं को प्रमुखता से उठाने जा रही है, तो वहीं जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर पार्टी ने बुधवार को अहम बैठक की। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि गद्दी खाली करो की जनता आती है। श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद। जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी ने बुधवार को कार्यशाला आयोजित की। प्रदेश संगठन के सभी 44 जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ऐलान किया कि गहलोत सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। सरकार ने शासन का अधिकार खो दिया है। जनता में भारी आक्रोश है और जनता की आवाज को मुखरता से उठाने के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में गहलोत सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी और कुर्सी छोड़ने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। मैं इस परिवार के उम्र और अनुभव में कम हूं, लेकिन मुखिया के नाते आपसे अपील करूंगा कि छोटी मोटी बात हो जाए अपने स्तर पर उसको ठीक कर लीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये जन आक्रोश यात्रा केवल राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव की क्रांति का एक नया अध्याय लिखेगी। जन आक्रोश यात्रा में भाजपा के सामने पहली चुनौती गहलोत सरकार नहीं, बल्कि अपनों की नाराजगी भी है। चेहरे की लड़ाई जग जाहिर है और जन यात्रा में नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा पूनिया ने पार्टी नेताओं से आह्वान किया कि विवादों को यात्रा से दूर रखा जाए, कि गलती भी हो तो उसे भुलाने की कोशिश करें। ऐसा कोई मामला ना हो जिसका संदेश पार्टी के खिलाफ जाए। एक तरफ राहुल गांधी राजस्थान की सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो दूसरी तरफ प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा की गूंज होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के जोश और जज्बे को देखकर दावा किया कि यात्रा गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यात्रा के दौरान युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। राजी नाराजगी भी होती है, मतभेद भी होते हैं, पर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रचारित जरूर किया जाता होगा, लेकिन मनभेद नहीं। मतभेद दूर कर लिए जाते हैं, मनभेद दूर नहीं होते हैं। हम सब लोग एक जाजम पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे के लिए कमल के फूल के प्रति समर्पित होते हुए, इसी तरह संविदा कर्मचारी जो हैं, जिनको झुंझुना लड़का दिया फिर पकड़ा दिया, 1 लाख हम करेंगे, लेकिन कागजों में इधर से उधर घूम रहा, तो उनके मन में भी भारी आक्रोश है। और इस सरकार के कार्यकलाप को देखकर, मंत्रियों के आचरण को देखकर, इनके एक दूसरे पर कमेंट को देखकर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और दुर्भाग्य है कि राजस्थान का तीसरी बार बना हुआ मुख्यमंत्री मौन धारण करके अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा राजनीति में
सभी के लिए एक तरह से दुखद विषय और क्या होगा। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी साल भर दूर है। इससे पहले ही यात्राओं के शोर ने सर्दी के तीखे तेवरों के बीच सियासी गर्मी पैदा कर दी है। जन आक्रोश बनाम भारत जोड़ो यात्रा की गूंज दूर तक सुनाई देने की संभावना है। आखिर ये यात्राएं राजस्थान की सरकार ही नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के भविष्य का भी फैसला करेगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात 12 बजे से रोडवेज के चक्के जाम कर दिए जाएंगे। कल एक दिन रोडवेज बसों की हड़ताल रहेगी। लाखों यात्रियों को इससे कल परेशानी होगी। काफी समय से रोडवेज कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। 5 श्रमिक संगठन भी रोडवेज कर्मियों के साथ आ चुके हैं। रेलवे यूनियन NWREU का भी साथ मिल चुका है। हड़ताल करने पर सरकार ने रेशमा लगाया हुआ है। सरकार के साथ सम्मानजनक समझौते पर हड़ताल रुक सकती है। फिलहाल कल की हड़ताल तय मानी जा रही है। तो कल प्रदेश के लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि कल रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो आज रात 12 बजे से इस हड़ताल की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं 21 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन अब तक उन्हें कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते अब ये बड़ा ऐलान आज रात 12 बजे से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आसिफ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कल बड़ी परेशानी होने वाली है प्रदेश वासियों को, पूरी जानकारी दीजिएगा इस खबर को लेकर। जी प्रियंका, पिछले लगभग साल भर से लगातार रोडवेज कर्मी कर रहे हैं, सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बुनियादी मांगे, जो मूलभूत मांगे, जैसे उनकी समय पर सैलरी, बकाया भुगतान, इनको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई हुई नहीं। और सुनवाई नहीं हुई, इसी के चलते उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई। आपको याद होगा, उन्होंने 17 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन किया और उसी दिन राजस्थान सरकार ने उनके ऊपर रेशमा लगा दिया। रेशमा लगाने के साथ उन्हें ताकीद किया गया कि वो हड़ताल नहीं करेंगे, अगर हड़ताल करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन रोडवेज कर्मी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके 5 श्रमिक संगठन भी आ गए और इतना ही नहीं, उनके साथ जो रेलवे यूनियन है वो भी उनके साथ खड़ी है। तो अभी तक वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मूलभूत मांगों की पूर्ति होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ मूलभूत मांगे हैं ये, सैलरी समय पर मिलना, पेंशन मिलना, जो पेंडिंग सैलरी है वो अगर वे मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत को लेकर कई बार रोडवेज यूनियन की अधिकारियों के साथ, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और हर बार उन्हें जो है वो आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, बातचीत अभी जारी है। तो ये झुंझुना वो पिछले 2 साल से लेकर बैठे हैं और अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का ठान लिया। उन्होंने ये भी सरकार पर आरोप लगाया है कि जब सरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान बड़े बड़े नेताओं ने आकर हमसे वादा किया था कि राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदल जाएगी और सभी को समय पर तनख्वाहें, समय पर जो पेंशन और समय पर सारे परिलाभ मिलेंगे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में भी उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक कंडीशन फिर भी रखी है प्रियंका, यहाँ ये बताना जरूरी है कि अगर देर रात तक सरकार के साथ सम्मानजनक समझौता होता है तो वो अपनी हड़ताल को वापस ले सकते। लेकिन प्रियंका, ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही, कहीं पर ऐसे समझौते की कोई बात सामने नहीं आ रही। इसलिए आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज के चक्के जाम करने की योजना है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गांव के और छोटे कस्बे के उन लोगों, उन सरकारी असर पड़ेगा लोगों पर भी। लेकिन क्योंकि पहले भी वादा खिलाफी की जा चुकी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कल के हड़ताल के बाद आखिर क्या असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।